नमस्कार दोस्तों, मैं रूके टाडी आपका चैनल पर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, शैतान कहीं बाहर से नहीं आते। शैतान का कोई अलग से चेहरा नहीं होता और शैतान अलग समाज में नहीं रहते। शैतान हमारे आपके बीच में रहते हैं और शैतानों का चेहरा नहीं होता, उनका दिल शैतान वाला होता है। और ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं चलता, हमें पता चलता है, लेकिन हम कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि या तो वो हमारा करीबी होता है या हमारा जान पहचान वाला होता है। तो फिर हम क्या सोचते हैं, हमें क्या लेना, कोई बात नहीं, हो सकता है सुधर जाए। मानते हैं कि कुछ उसमें से सुधरते भी हैं, लेकिन वो परसेंटेज बहुत कम है। और उस परसेंटेज के बारे में अगर बात की जाए तो मेरे हिसाब से 1 या 2%, बाकी 98% लोग ऐसे हैं जिनका शैतान का मुखौटा नहीं होता, लेकिन वो अंदर से इतने शैतान होते हैं और शैतान के चक्कर में वो क्या कुछ कर जाएंगे पता भी नहीं चलता। आज की जो वारदात है दोस्तों, वो इसी चीज़ से रिलेटेड है। एक शैतान के दिमाग में कितनी गंदगी भर सकती है और कुछ लेवल तक जा सकता है, अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। और आज हुआ भी यही, और उसकी खामियाजा जो है वो ये भुगतना पड़ा कि एक 8 साल के बच्चे को अपनी जान देनी पड़ी। ज़रूरत है हमें ऐसे शैतानों से सावधान रहने की, क्योंकि हकीकत यह है कि मेरा मकसद बताना नहीं, बचाना है। और दोस्तों, फिर एक हकीकत यह है कि मेरे आपके और क्राइम के बीच में फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम सावधान कितने हैं, हम सतर्क कितने हैं। सतर्क रहिए, सावधान रहिए, क्योंकि जुर्म हमेशा दस्तक देता है। जो कातिल होते हैं, कातिल का हमें चेहरा सामने होता है और हम कहीं ना कहीं डरते हैं कि एक ना एक दिन ये कोई ना कोई क्राइम जरूर करेगा। तो हमारे उस अलर्ट रहने की ज़रूरत है। वारदात शुरू करूं उससे पहले यही कहना चाहूँगी कि अगर आप इस परिवार में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करें, और इसके अलावा बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आपके पास फर्दर नोटिफिकेशन जो है वो इजीली पहुंच जाएगा। और इसके अलावा अगर आप अपनी कोई राय देना चाहते हैं, कमेंट कहना चाहते हैं या कॉम्प्लीमेंट देना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करके बताइएगा। देर ना करते हुए चलते हैं अपनी वारदात की तरफ। आज की जो ये वारदात है ये है लुधियाना शहर की। आज की जो ये वारदात है ये है 2017 की। लुधियाना शहर में सलीम टावरी एक एरिया है। सलीम टावरी एरिया में एक देवेंद्र कुमार नाम के शख्स रहते हैं। उनकी अपनी फोटोग्राफी की दुकान है वहाँ पे, और उनकी फैमिली भी वहीं उसी सलीम टावरी एरिया में रहती है। पत्नी है, 2 बच्चे हैं, खुशी खुशी रहते हैं। और सलीम टावरी का जो प्रोफेशन है वो फोटोग्राफी का तो है ही है, लेकिन इसके अलावा वो पुलिस थानों में जो पुलिस मुजरिम पकड़ के लेकर आती है उनकी फोटोग्राफी भी करते हैं। और इसके अलावा समाचार पत्रों के लिए भी वो पिक्चर्स क्लिक करते हैं और समाचार पत्रों को देते हैं। तो उनका काम जो है बहुत अच्छा चल रहा था। उनके दोनों भाई भी उसी एरिया में पास साथ साथ ही रहते हैं, मतलब ज़्यादा दूर नहीं रहते हैं, पास रहते हैं उसी मोहल्ले में। तो अच्छा खासा परिवार था। अब बात आती है 3 मई 2017 की। 3 मई 2017 को जब देवेंद्र कुमार अपने दुकान से घर जाते हैं शाम को, तो पता चलता है कि उनका बड़ा बेटा चेतन, छोटा बेटा है जाते 8 साल का बड़ा बेटा चेतन नहीं मिल रहा है। अब उनको भी लगता है चलो खेलते खेलते बच्चा हो सकता है किसी के घर पे चला गया हो, तो वो बच्चे को ढूंढना शुरू करते हैं। नॉर्मली उसका रूटीन जो था वो बहुत ही फिक्स था। 7 से 12 वो स्कूल में रहता था, 12:30 बजे स्कूल से घर आता और उसके बाद खाना खा के फिर वो अपनी ताई जी के पास चला जाता, क्योंकि पास में ही घर था। शाम को 5 बजे तक वो ताई जी के पास रहता है और उसके बाद वहाँ से आने के बाद फिर वो बच्चों के साथ बाहर गली में खेलने लग जाता है। जब शाम होती है तो शाम को अपने घर चला जाता है और खाना खाने के बाद फिर बच्चे जो अपने घर पे थोड़ा बहुत शरारतें करते हैं और उसके बाद वो सो जाता है। उसका रूटीन बहुत फिक्स था। तो देवेंद्र कुमार को भी लगता है कि मेरा बच्चा कहीं जा नहीं सकता। उसका रीज़न ये है क्योंकि उसका फिक्स रूटीन था, पर उसके बावजूद भी बच्चा है, ढूंढते हैं, आस पड़ोस में ढूंढते हैं, आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन चेतन का कहीं पता नहीं चलता। अब थोड़ा सा टेंशन वाली बात हो जाती है कि आखिर चेतन गया कहाँ। पत्नी से पूछते हैं तो पत्नी का जो है वो ब्यूटी पार्लर, तो वो कहती मैं ब्यूटी पार्लर में बिजी थी और मैंने
बच्चे को अपने चेतन को अपने खेलते हुए देखा है सोसाइटी में, वो खेल रहा था बच्चों के साथ में। जब बच्चों से पूछा तो वो भी यही कहते हैं कि 7 बजे तक तो चेतन हमारे साथ था, उसके बाद नहीं हमें पता कि वो कहाँ गया। अब ये बड़ी परेशानी वाली बात थी, लेट नाइट हो रही है, अंधेरा हो रहा है और बच्चे का कुछ पता नहीं चल रहा है। ऐसे करते करते 9 बज जाते हैं, दोनों भाई उनके इकट्ठा हो जाते हैं, आस पड़ोस वाले लोग इकट्ठा हो जाते हैं। वहीं पर पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति वो बताते हैं कि मैंने चेतन को आपके भाई के साथ विकी और राहुल उसके साथ मैंने बात करते हुए देखा था। मैं कहीं किसी काम से जा रहा था तो मैं देखा कि चेतन जो है वो विकी से बात कर रहा है। विकी बाइक पे था और विकी जो है वो उसको बोल रहा था कि चलो मैं तुम्हें बाइक पे राइड करवाता हूँ। तो इतनी बात मैंने सुनी और उसके बाद मैंने ये देखा कि वो शायद बाईपास की तरफ गए हैं। मुझे ज़्यादा कुछ पुख्ता नहीं है लेकिन वो बाईपास की तरफ गए हैं। अब इतना सुनना था कि देवेंद्र जो है वो अपने भाइयों के साथ उधर बाईपास की तरफ जाते हैं, जलंधर बाईपास की तरफ। वो एक बार राउंड लगा के आते हैं लेकिन ना उन्हें वहाँ विकी मिलता है और ना ही उन्हें वहाँ चेतन मिलता है। अब घबराहट बढ़ने लग जाती है, क्योंकि देवेंद्र जो है वो विकी की आदतों से वाकिफ थे, उनको पता था कि वो कैसा व्यक्ति है, इसीलिए वो ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं और उनको ये समझ में आने लग जाता है कि अब कहीं ना कहीं चिंता करने वाली बात है। विकी के बारे में आपको एक चीज़ बता दूं कि विकी जो है वो शराब का आदी है, ड्रग्स लेता है और कौन कौन से ऐसे काम नहीं है जो वो करता नहीं है। अमृतसर का रहने वाला है, उसकी फैमिली जो है वो अमृतसर में रहती है, लेकिन विकी की आदतों से उसके घर वाले भी परेशान हैं क्योंकि वो शराब बहुत ज़्यादा पीता था, ड्रग्स का भी एडिक्टेड था। तो उसके करके उनके फादर से विकी की नहीं बनती है, तो फिर वो अपनी बुआ के बच्चों के पास यहाँ आके लुधियाना में रहने लग जाता है। मोस्टली वो रहता जो है वो देवेंद्र के छोटे भाई के पास रहता है, लेकिन कभी कभार वो देवेंद्र के पास भी आ जाता है और बड़े भाई के पास भी चला जाता है। तभी बच्चे जो है वो विकी को पहचानते थे। इस बात पर देवेंद्र को जो है वो चिंता होने लग जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस से भी कनेक्टेड थे देवेंद्र और न्यूज़ चैनल से भी कनेक्टेड थे, तो उनको ये चीज़ पता थी, आए दिन सुनते रहते होंगे कि क्राइम कैसे कैसे हो सकते हैं, तो उनकी परेशानी जो है वो बेवजह नहीं थी। अब ढूंढा जाता है लेकिन नहीं मिलते, तब वो जाते हैं पुलिस थाने। जब पुलिस थाने जाते हैं, पुलिस को बताते हैं, तो पुलिस कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। वो कहते कोई बात नहीं, बच्चा है आ जाएगा, अगर वो अपने चाचा के साथ गया है। क्योंकि देवेंद्र बाकायदा ये बताते हैं कि मेरे बेटे का अपहरण हुआ है, वो ये बताते हैं कि ये बाइक का नंबर है, वो विकी का नंबर भी देते हैं और विकी का हुलिया भी बताते हैं, नाम भी बताते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस कुछ भी नहीं करती है। पुलिस उनको वापस भेज देती है। अब जब वो पुलिस थाने से वापस लौट रहे थे तो उन्हें विकी मिलता है। जब विकी मिलता है तो देवेंद्र विकी से पूछते हैं कि चेतन कहाँ है, तो वो चेतन तो उनको तो नहीं बताता, उल्टा वो धमकी देने लग जाता है, गालियाँ देने लग जाता है और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब देवेंद्र को समझ नहीं आता कि वो क्या करे, कहाँ ढूंढे अपने बेटे को। इसके बाद जब पुलिस से उन्हें कोई सपोर्ट नहीं मिलता तो वो पुलिस हेल्पलाइन नंबर 118 पर कॉल करते हैं और 18 पर कॉल करने के बाद वो कंप्लेन दर्ज करते हैं, अपनी कंप्लेन दर्ज करते हैं। और इसके बाद वो सलीम टावरी जो पुलिस स्टेशन है, रात में 11 बजे के समथिंग वो वहाँ जाते हैं। जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ भी जो पुलिस है, पुलिस ज़्यादा कोई खास रिस्पॉन्ड नहीं करती है और वो कहती है कि एक काम करो, बच्चा अपने आप आ जाएगा, पहले आप ढूंढ लीजिए। तो उसके साथ वो क्या करते हैं कि कुछ पुलिसकर्मी जो है अपने देवेंद्र कुमार के साथ भेज देते हैं और कहते हैं कि आप लोग एक काम करिए, तलाश कर लीजिए। रात का समय था। अब जिस जगह पे ये बताया गया था कि जलंधर बाईपास जो एरिया है वहां उस तरफ गए हैं, तो देवेंद्र डिसाइड करते हैं कि जलंधर बाईपास की तरफ जाकर और देखा जाए कहीं चेतन वहां तो नहीं है। क्योंकि उन्हें पहले से ये चीज़ पता थी कि जो विकी है, विकी अपने दोस्तों के साथ जलंधर बाईपास पे एक कोई निर्माणाधीन बिल्डिंग है, अभी कंस्ट्रक्शन जो है उसका भी रुका हुआ है, तो वहाँ पे जाके अक्सर दोस्तों के साथ शराब पीता है, जुआ खेलता है। तो उन्हें ये बात पता थी, तो वो उस तरफ भी जाते हैं। जब उस तरफ जाते हैं तो उन्हें लगता है कि उस खंडर में जो निर्माणाधीन बिल्डिंग है उसके अंदर भी जाकर देखा जाए, लेकिन पुलिस मना कर देती है और पुलिस कहती है कि इधर खंडर में कौन आएगा, और पुलिस अंदर तक नहीं जाती और वो लोग वापस आ जाते हैं। अब देवेंद्र परेशान, समझ नहीं आ रहा था उनको कि उनका बेटा गया कहाँ, उसको हुआ क्या है।
और इसके बाद अगली सुबह आ जाती है। क्योंकि वो कंप्लेन रजिस्टर करवा चुके थे, तो सुबह जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो एक पुलिस टुकड़ी देवेंद्र के साथ भेजते हैं अमृतसर। और वहाँ जाके जब वो देखते हैं तो वहाँ पर विकी उन्हें एक पार्क में बैठा हुआ मिलता है। लेकिन विकी जैसे ही देवेंद्र और पुलिस वालों को देखता है तो उनको चकमा देके वहाँ से भाग जाता है। और इसके बाद पुलिस कई जगह पर छापे भी मारती है, लेकिन विकी उनको कहीं नहीं मिलता। अब इसके बाद थक हार कर पुलिस वापस लुधियाना आ जाती है और उसके बाद तलाश शुरू कर दी जाती है, लेकिन चेतन का कहीं कुछ पता नहीं चलता। 5 मई को सुबह न्यूज़पेपर में दैनिक जागरण जो है, दैनिक जागरण में मेन पेज पे चेतन की फोटो के साथ एक बहुत बड़ी हेडलाइन में न्यूज छपी होती है। और उसमें पुलिस की जो नाकामयाबी है उस पर बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क्स निकाले जाते हैं। उसमें यह भी कहा जाता है कि पुलिस की नाकामयाबी देखिए कि 2 दिन हो चुके हैं, 3 तारीख की ये घटना है, 4 तारीख निकल चुकी है, 5 तारीख आ चुकी है और एक छोटे से बच्चे को पुलिस ढूंढने में नाकामयाब है। जब ये सब चीजें पुलिस देखती है तो फिर पुलिस हरकत में आती है। अब पुलिस को लगता है कि अब तो ये चीज मीडिया में पहुंच गई, अब हमें जरूर काम करना चाहिए। और इसके बाद पुलिस सीरियसली हरकत में आती है। पूरे दिन तलाश की जाती है, चेतन का फिर भी कुछ नहीं पता चलता। 5 तारीख को शाम को 6 बजे के समथिंग कोई पुलिस वालों को फोन करता है, चूंकि खबरी जो है वो छोड़े हुए थे, तो पुलिस वालों के पास एक फोन आता है और बताते हैं कि वहां पर एक एरिया है, कोलकाता हौजरी एक बिल्डिंग है, वहां पर एक बच्चे की लाश पड़ी हुई है। जब पुलिस इतना सुनती है तो वहां पर जाती है और बच्चे को देखती है। उसके बाद चूंकि ये जो न्यूज है ये बहुत ज्यादा वायरल हो चुकी थी, जो शलीम टावरी एरिया है वहां पर इन्फॉर्म करते हैं। वहां की पुलिस और देवेंद्र उस एरिया में जाते हैं, उस जगह पर जाते हैं। जब उस जगह पर जाते हैं तो बच्चे को देखते हैं तो बच्चे की जो हालत थी वो देखने लायक नहीं थी। बच्चे के आधे कपड़े उतरे हुए थे, अर्धनग्न अवस्था में बच्चा पड़ा हुआ था और उसके अलावा उसका चेहरा जला हुआ था। चेहरे का जो पूरा पार्ट होता है ये पूरा जला हुआ था, पेट्रोल से जलाया गया था। इसके बाद उसके सर पे और कई जगह खून के धब्बे, पूरे आसपास खून के धब्बे फैले हुए थे। देखने से इतनी भयावह स्थिति लग रही थी कि कोई देख नहीं सकता। चेहरा पहचानने लायक नहीं था, लेकिन इसके बावजूद आप अपने बच्चे को कब तक नहीं पहचानेंगे। देवेंद्र ने पहली नजर में अपने बच्चे को पहचान लिया और वो दहाड़े मारकर वहीं पर रोने लग गया। अब आप सोचिए क्या स्थिति होगी उस पिता पर, जिसने 2 दिन अपने बच्चे को ढूंढा, जिसने पुलिस स्टेशन जा जाके रिक्वेस्ट कर करके पुलिस वालों को कहा कि मेरे बच्चे को ढूंढिए, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। और इसके बाद मिलता क्या है, बच्चे की लाश। अब पुलिस उस बच्चे की लाश को कब्जे में लेती है और सीनियर्स को इन्फॉर्म करती है और सीनियर्स पूरी चेतावनी देते हैं कि अब कोई भी कौतूहल ना बरती जाए। बच्चे को लेकर आते हैं हॉस्पिटल में और हॉस्पिटल में 3 डॉक्टर्स की निगरानी पर उसका पोस्टमार्टम किया जाता है। तो वहां पर भी पूरी पुलिस तैनात थी, क्योंकि उनको ये पता था कि अब मीडिया भी हंगामा करेगी और लोग भी, जन सैलाब उमड़ेगा और वहां पर हंगामा जरूर होगा। तो इसलिए पूरी पुलिस फोर्स तैनात थी उस जगह पे कि कोई भी दंगा फसाद ना हो। पोस्टमार्टम किया गया। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो मामला बहुत ही गंभीर था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में सीधा पहले मेंशन था कि उस बच्चे के साथ रेप किया गया है। दूसरा, उसमें मेंशन था कि बच्चे के एक हाथ की और एक पैर की हड्डी टूटी हुई है, मतलब उसके दोनों हाथ और पैर में फ्रैक्चर है। इसके अलावा उसके सर पर और उसके चेहरे पर भारी चीज से वार किया गया है। इसके अलावा उस बच्चे को जमीन पर पटका गया है। इसके अलावा उस बच्चे को जिंदा जलाया गया है। जिस टाइम पर उसको जलाया गया है उस टाइम पर वो बच्चा जिंदा था। इतनी हैवानियत, इतनी क्रूरता कोई कैसे ही कर सकता है, और वो भी एक बच्चे के साथ। जब ये सब सुनने में आता है तो पुलिस वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जिसने उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को सुना, घर वालों का रो कर बुरा हाल। उसकी माँ तो माँ का तो ये हाल था कि वो हर दूसरे पल बेहोश हो जाती थी। वो उसको होश में लाना मुश्किल हो रहा था। अब 5 तारीख की ये घटना थी। उसके बाद महज सिर्फ 1 दिन गुजरता है। 7 तारीख को खबरी जो है पूरे एरिया में अपने एक्टिव किए हुए थे। 7 तारीख को शाम को पता चलता है कि जो विकी लुधियाना के आउटर एरिया में एक ढाबा है, वहां पर बैठ के शराब पी रहा है। पुलिस टाइम ना लेते हुए जाके विकी को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करके पुलिस थाने लेकर आती है।
जब पुलिस थाने लेकर आती है तो विकी से पूछा जाता है और फिर आती है एक दरिंदगी वाली कहानी सामने। विकी कहता है कि 3 तारीख को शाम को उसने अपने दोस्तों के साथ बैठ के शराब पी। शराब इतनी ज़्यादा पी कि उसको अब उसके बाद उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो अपने घर की तरफ निकलता है और रास्ते में उसको और शराब की तलब लगती है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते हैं तो वो करे क्या, उसको समझ नहीं आता। वो घर की तरफ आ ही रहा था कि उसको रास्ते में चेतन मिल जाता है घर के पास ही। चेतन उसके पास आ जाता है और कहता है कि चाचा कहाँ से आ रहे हो। क्योंकि बच्चे बहुत मासूम होते हैं, 8 साल के बच्चों को कुछ नहीं पता कि मेरे चाचा ने शराब पी रखी है, मेरा चाचा जुआ खेलता है या मेरा चाचा ड्रग एडिक्टेड है, कुछ नहीं पता होता। बच्चे बहुत मासूम होते हैं और वो जल्दी से भरोसा भी हर किसी पर कर लेते हैं। और यही कारण है कि हम हमेशा कहते हैं कि बच्चों को आज की जनरेशन में, आज के टाइम में सबसे ज़्यादा सिखाने की ज़रूरत पड़ती है कि हर किसी पर भरोसा नहीं करना। विकी कहता है कि मैं घर जा रहा हूँ, तो वो कहता है चाचा मुझे आज आप बाइक पे बिठाओगे। अब यहाँ पे विकी जो है अंदर उसके हैवानियत सवार हो जाती है। उसके अंदर एक जो कहते हैं ना विकृत मानसिकता वो जागृत हो जाती है और उसके दिमाग में गलत गलत ख्याल आने लग जाते हैं। वो विकी को अपनी बाइक पे बिठाता है और जलंधर बाईपास की तरफ चला जाता है। वहां पे जाने के बाद एक जगह है जहाँ पे एक लेडी शराब बेचती है, देसी शराब। वहां पे जाता है, उसके पास पैसे नहीं थे, वो चेतन को गिरवी रखता है और गिरवी रखने के बाद वो वहां से शराब लेता है। फिर दूसरी जगह जाके वो शराब पीता है, फिर किसी से पैसे इकट्ठे करता है। उसके बाद वो उस लेडी को पैसे आके देता है, चेतन को वहां से छुड़ाता है और उसके बाद चेतन को लेके जाता है कोलकाता हॉस्टली जो बिल्डिंग है वहां पे, क्योंकि सुनसान बिल्डिंग थी, खंडहर पड़ी हुई थी, वहां पे लेके जाता है। और वहां पे ले जाने के बाद उसके साथ जबरदस्ती करने लग जाता है। तो चेतन जो है वो आनाकानी करता है। जब चेतन आनाकानी करता है तो उसको मारता है, इतना मारता है कि उसको जमीन पर पटकता है और उसके बाद वो उसके साथ रेप करता है। मुंह में कपड़ा ठूस देता है ताकि वो आवाज ना करे, उसके साथ रेप करता है। जब वो बेहोश सी हालत हो जाती है उसकी, तो उसकी जो चेहरे की निशानी मिटाने के लिए, चेहरे की पहचान मिटाने के लिए वो ईंटे से उसके चेहरे पर वार करता है। चेतन तब भी नहीं मरता, वो तब भी जिंदा था। और इससे पहले जब वो हल्का सा होश में था तो वो कहता है कि चाचा आप बहुत गंदे हो और मैं जो आपने मेरे साथ किया है ना, इसके बारे में मैं मम्मी को और अपने पापा को जरूर बताऊंगा, घर में जरूर आपके बारे में बताऊंगा। ये बात सुनता है तो विकी उसको फिर मारता है, बाइक से पेट्रोल निकाल के लेकर आता है और जब वो जिंदा था तो उसके चेहरे पर पेट्रोल डाल के और आग लगा देता है और वहां से फिर चला जाता है अमृतसर। इसके बाद की सारी वारदात आपको पता है। जब पुलिस ये बात सुनती है तो आप सोचिए कि हैवानियत का लेवल जो है, इसके आगे का कोई लेवल होगा ही नहीं मुझे लगता है हैवानियत का। एक बच्चे के साथ इतनी दरिंदगी, वो भी आपके अपने ने। पुलिस उसको गिरफ्तार करती है, चार्जशीट फाइल करती है और केस जो है वो कोर्ट में पेश कर देती है। अभी केस जो है वो कोर्ट में है। मेरे पास अपडेट नहीं है आज की डेट का, मैं अपडेट सर्च कर रही हूँ क्योंकि सीरियसली मैं भी जानना चाहती हूँ कि आखिर कोर्ट ने अभी तक डिसीजन लिया तो क्या लिया। और जैसे ही मेरे पास अपडेट आएगा डेफिनेटली मैं आप तक इन्फॉर्मेशन जरूर पहुँचाऊँगी। ये थी पूरी वारदात। देवेंद्र कुमार को ये अफसोस बहुत ज़्यादा है कि जिन पुलिस वालों के लिए वो काम करते थे, उन पुलिस वालों ने जब उसको ज़रूरत पड़ी तो साथ नहीं दिया। क्योंकि अगर उसी समय पर पुलिस एक्टिव हो जाती और सेंसिटिवली उस केस को एक्शन में लिया जाता तो हो सकता था शायद चेतन आज जिंदा होता। पर बहुत अफसोसजनक वारदात है। वारदात खत्म करूं उससे पहले वही अपना सवाल जवाब का सिलसिला। मैंने कल एक सवाल पूछा था आपसे कि ऐसा कौन सा जीव है जो 6 दिनों तक अपनी सांस रोक सकता है। तो दोस्तों उस जीव का नाम है बिच्छू। जी हाँ, बिच्छू एक ऐसा जीव है, बहुत छोटा सा होता है लेकिन वो 6 दिनों तक अपनी सांस को रोक के रख सकता है। आज कोई सवाल नहीं है लेकिन कल सवाल जवाब का सिलसिला बरकरार रहेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर कल एक नई वारदात के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद।